मेरा नाम अंतरा है। मेरे बाबा राजेंद्र मेरे बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, इसलिए मेरी परवरिश मेरी माँ ने अकेले ही की थी। मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी और बस हमारी यही एक छोटी सी फैमिली थी। जब पापा का स्वर्गवास हुआ तो माँ उस वक्त बहुत जवान थी। मैं उस समय कोई 6 साल की और मेरी बहन गुनगुन 3 साल की थी। सबने माँ को मशवरा दिया कि बेटियों को अनाथालय में छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे आगे जिंदगी पड़ी है। लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा मेरी बेटियों का बाप मर गया है तो क्या इनके लिए जिंदा माँ भी मर जाए। मेरी बेटियां यतीम जरूर है मगर बेसहारा नहीं है जो इन्हें अनाथालय भेज दूं। माँ ने तने तनहा ही सारी दुनिया का मुकाबला किया था और हमारे लिए चट्टान बनकर खड़ी हो गई। मेरे बाबा रेलवे में सरकारी नौकर थे और बाबा के निधन के बाद पेंशन पर घर की गाड़ी चलने लगी, जिससे हमारा अच्छा गुजारा हो जाया करता था। और बाबा ने अच्छे वक्त में अपना खुद का मकान भी बना लिया था, जो अब हमारे लिए सर छुपाने की जगह थी। हमारी माँ हमारे लिए और हम अपनी माँ के लिए ही जीते थे। हमारे पड़ोस में एक साहब रहा करते थे, उनका नाम रजनीश था और वो डॉक्टर थे। आस पड़ोस के सब लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहा करते थे। मेरे बचपन में वो जवान हुआ करते थे और हमारे पड़ोस में अपनी मम्मी के साथ रहा करते थे। हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर भी उन्हीं का था और वो अकेले इंसान थे जिनके पास उस वक्त गाड़ी थी। वो अपनी जवानी में भी काफी अच्छे स्वभाव और हंसमुख से इंसान थे। आस पड़ोस के हर बच्चे से लेकर हर बूढ़े तक सबके वो पसंदीदा थे और मेरी भी बहुत दोस्ती थी उनके साथ। वो थे ही इतने अच्छे और वैसे भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि हमारे बाबा तो इस दुनिया में थे नहीं। वो कहते हैं कि बाप के मर जाने के बाद औलाद पर गुजरते दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कोई इस दर्द से गुजर भी रहा हो तो उसे महसूस न होने दूं उस दर्द को। मुझे और मेरी बहन को स्कूल के लिए वो अपनी गाड़ी में लेकर जाया करते थे। माँ शर्मिंदा होकर मना करती रह जाती, लेकिन वो माँ जी कहकर माँ को चुप करवा दिया करते। वो उम्र में भी माँ से कोई 6-7 साल छोटे थे, लेकिन मेरी माँ को माँ जी कहा करते थे। और जब मैंने एक दिन उनसे पूछा आप मेरी माँ को माँ जी क्यों कहते हैं, तो वो हंस पड़े और बोले तुम नहीं समझोगी अंतरा, जब बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगा। और मैं मुंह बनाकर रह गई। मुझे उसका मेरी माँ को माँ जी कहना अच्छा नहीं लगता था। वो मेरी माँ का नाम भी तो ले सकते थे जैसे मैं उसका नाम लेती थी। उम्र में मैं उनसे 20 बरस छोटी थी, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती थी तो मैं उसका नाम ही लिया करती थी। मुझे मम्मी ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और कभी भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं यतीम हूँ। माँ के लाड़ प्यार का ही नतीजा था कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी होती जा रही थी और बाकी की कसर रजनीश नाज नखरे उठाकर पूरी कर दिया करते थे। मैं जिस चीज के लिए जिद करती थी तो मेरी जीत पक्की हो जाया करती थी। कोई चीज जो मेरी तो वो बस मेरी ही है। और मम्मी को ये मेरी आदत बहुत खटकती थी। वो अक्सर कहती थी कि ये जिद तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे अंतरा, और मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मैं मनमौजी सी लड़की थी और उन्हीं दिनों पता चला कि रजनीश की माँ को हार्ट अटैक हुआ है और फिर सुना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर बहुत दुख हुआ था कि रजनीश दुखी होगा, लेकिन दिल को खुशी भी हुई थी कि अच्छा हुआ बूढ़ी मर गई। हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती थी और मुझे कहती थी सुनो लड़की, मेरे बेटे का वक्त बर्बाद करने मत आया करो। रजनीश मेरा दोस्त था और मैं हर तरह से उसके लिए इस कदर पागल थी कि मुझे अपना दोस्त उसकी माँ के साथ भी बांटना पसंद नहीं था। मैं चाहती थी रजनीश और उसकी माँ को अलग कर दूं और मेरा काम उस परमात्मा ने आसान कर दिया और मेरा दोस्त सिर्फ मेरे हिस्से में आ गया था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके शव के पास बैठकर जोरों कतार रोए जा रहा था। और तब मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसे पानी पिलाया। उसे रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। रजनीश की माँ की मौत के बाद माँ ने उसका और ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने भी बाबा के स्वर्गवास के बाद हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा था। हमारे घर के सौदे से लेकर बिजली गैस के बिल और हमारी स्कूलों की फीस तक के लिए उसने ही भागदौड़ की थी। मेरी माँ कहा करती थी मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। उम्र के थोड़े से फर्क के बावजूद रजनीश उन्हें माँ मानता था और मेरी माँ रजनीश को बेटा मानती थी। मुझे भी रजनीश काफी अच्छा लगता था। उसने हमारी तन्हाई को हमारे साथ मिलकर बांटा था और जब उस पर ऐसा वक्त आया तो मैंने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मैं अपनी बेतुकी बातों से उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट के 1000 रंग भरना जानती थी। थोड़ा वक्त और गुजरा तो अपनी माँ के गम से बाहर निकल आया था और दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। मेरे और गुनगुन के भी सालाना पेपर थे तो हम दोनों इसमें व्यस्त होकर रह गए थे
और उन्हीं दिनों माँ ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि मैं तुम्हारे दोस्त की शादी करने का सोच रही हूँ। 1-2 लड़कियां मैंने देख रखी है, लेकिन तुम उससे पूछ लेना, अगर उसे कोई पसंद हो तो उस लड़की को देखने चले जाते हैं। मैं खुद पूछ लेती उससे, लेकिन माँ हूं ना मैं, तो वो शर्मा जाएगा और ठीक से बता नहीं पाएगा। माँ इतने मजे से कह रही थी और मेरे अंदर की रियल और जिद्दी लड़की को आग लग गई थी। वो मेरा दोस्त था तो उसका मतलब था वो मेरा ही है। न जाने कैसे कैसे तो उसकी माँ इस दुनिया से गई थी, जो मेरी और रजनीश की दोस्ती के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करती थी। और अब माँ एक और दीवार लाने का सोच रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रजनीश से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ड्रामों में देखा था पत्नी आने के बाद मर्द अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, और मेरा भरी दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त था और मैं उसे नहीं खो सकती थी। एक दिन माँ की दोस्त अपनी छोटी बहन के साथ हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में थी और वो लड़की मुझे बच्ची समझकर अपने पास बुलाने लगी। मैं उस लड़की के पास गई तो वो टेरिस पर खड़ी अपने घर के लॉन में बैठे रजनीश को देख रही थी। जब मैं पास गई तो कहने लगी, ये वही डॉक्टर साहब है ना जिसके लिए तुम्हारी माँ रिश्ता ढूंढ रही है? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। और फिर क्या था, वो लड़की रजनीश को देख देख कर मुस्कुराने लगी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो मेरा दोस्त था तो उसे कोई और क्यों कर देखता। मैं तुरंत रजनीश के पास गई और उसे बताया कि मेरी माँ की दोस्त की बहन उसे टेरिस पर से देख देख कर मुस्कुरा रही है। तो वो भी हंस दिया और बोला, क्या लड़की प्यारी है? तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हाँ प्यारी है, लेकिन माँ उसकी तुमसे शादी करवाना चाहती है। तो बोला, ये तो अच्छी बात है, लड़की प्यारी हो तो शादी कर लेनी चाहिए। और मैंने उसके बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकते। तो उसने शरारत से कहा, तो तुमसे कर लूं शादी? और मैंने कह दिया, हाँ मुझसे कर लो। और फिर मुझे ये बात काफी अच्छी लगी। वो मेरा दोस्त था तो शादी भी मुझसे ही करता। सब लड़कियां उसे देख कर कहती थी, कितना हैंडसम जवान लड़का है। और वो हैंडसम जवान सिर्फ मेरा हो सकता था। और फिर क्या था, मैंने माँ से कह दिया कि रजनीश की शादी किसी और से करने की जरूरत नहीं है, उससे मैं शादी करूंगी। ये सुनकर माँ पहले तो हैरान व परेशान हो गई, और फिर जब मेरी जिद बढ़ने लगी तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। लेकिन हमेशा की तरह मैं इस बार भी अपनी बात से नहीं हट सकती थी। मैंने रजनीश से कह दिया कि वो माँ से मेरा रिश्ता मांगे। माँ मुझे डांट सकती थी, लेकिन माँ उसे इनकार नहीं कर सकती थी। रजनीश ने मुझे समझाना चाहा कि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। जब तक मैं जवान होऊंगी तब तक रजनीश बूढ़ा हो चुका होगा। लेकिन मैंने किसी बात पर भी कान नहीं धरे और रजनीश को मजबूर कर दिया कि वो जाकर माँ से मेरा रिश्ता मांगे। और वो चला भी गया था। माँ सच में उसे इनकार नहीं कर सकी थी और रजनीश को समझाने की कोशिश की कि मेरी बेटी पागल है, वो चमकती चीजों के पीछे जाती है और चाहती है कि जो चमकती चीज उसके पास है वो हमेशा चमकती रहे, और जरा बराबर भी अपनी चमक खो दे तो उसे फेंक देती है। और दूसरी बात, तुम्हारी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। तुम्हारी अभी शादी की उम्र है और वो बहुत छोटी है, तुम्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। रजनीश भी मेरी आदतों को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे भी मेरी आदत हो गई और उस आदत के लिए वो इंतजार करने को तैयार हो गया। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि एक 14 साल की लड़की की मंगनी उसकी अपनी रजामंदी से एक 35 साल के मर्द से हो गई। रजनीश से मंगनी करके मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब कोई उसे अपना नहीं कह सकता था। हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई भी नहीं आ सकता था। एक बार फिर से मेरी जीत हो चुकी थी। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता ही चला गया। किसी परिंदे की तरह उड़ान भरता हुआ बरसों की यात्रा तय कर चुका था। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला कर लिया, लेकिन मैं अब शादी करना नहीं चाहती थी। बरसों पहले मेरी माँ ने ठीक कहा था कि चमक खत्म होते ही मैं चीज फेंक देती हूँ। जवान होने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मेरा और रजनीश का कोई जोड़ नहीं था। कहाँ मैं 22 साल की काले लंबे बालों और उजली रंगत वाली जवान लड़की, और कहाँ वो 40-42 साल का रजनीश, सफेद बालों और झुर्रियों पड़ा चेहरे वाला बूढ़ा मर्द। लेकिन ये मेरी अपनी जिद थी और अब माँ मुझे पीछे भी हटने नहीं दे सकती थी। तो मेरी शादी माँ ने बहुत धूमधाम से रजनीश से करवा दी। रजनीश मेरा दोस्त था, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें से खत्म हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में मेरे नए नए दोस्त बन गए थे और उनमें से तो अक्सर मुझसे मोहब्बत का दम भी भरते थे। और जब मेरी शादी पर वो सब आए तो मेरी बराबर में बैठे रजनीश को देखकर हंसते हुए कहने लगे, खंडर बताते हैं इमारत कभी खूबसूरत थी। मुझे लगने लगा था जैसे हर नजर ही मेरी तरफ हंसते हुए उठ रही है। रजनीश की उम्र बीत चुकी थी
और मेरे पास अभी सारी जिंदगी पड़ी थी जिसे मैं किसी अपने जोड़ के व्यक्ति के साथ गुजारना चाहती थी। और फिर उन दिनों मेरी जिंदगी में कोई और आया। रजनीश के ड्राइवर का स्वर्गवास हो गया था तो उसकी जगह ड्राइवर के पोते ने ले ली थी। उसका नाम रोहन था और वो 25 साल का ऊंचा लंबा खूबसूरत जवान था। उसे देखकर मुझे लगा था कि हाँ, यही है कि जिसके साथ मेरा जोड़ा आसमानों पर बना होगा। और बहुत जल्द मेरी नजरों के मायने समझकर वो भी मेरी तरफ माइल होने लगा। और फिर क्या था, हम दोनों को ही एक दूसरे से बेपनाह किस्म की मोहब्बत हो गई थी और हम दोनों ने जल्द ही शादी का प्लान बना लिया। लेकिन हमारे बीच बहुत बड़ी दीवार मेरा बूढ़ा पति रजनीश था और हम दोनों ही इस दीवार को बीच में से हटाने के बारे में सोच विचार कर रहे थे। जब रजनीश एक दिन घर लौटा तो उसके माथे से खून बह रहा था और पूछने पर पता चला कि रजनीश की उसके दोस्त राम के साथ लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई हाथापाई तक पहुंच आई थी। मैंने दूसरे दिन जब ये बात रोहन को बताई तो रोहन ने एक कमाल का प्लान तैयार कर लिया जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। मुझे रोहन का वो प्लान काफी अच्छा लगा और हम दोनों ने उस पर काम करने की तैयारियां शुरू कर दी। और एक रात मेरा पति सो रहा था तो मैंने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान ले ली। अंधेरे में मरने वाले रजनीश को तो पता ही नहीं चला होगा कि कौन उसे मार गया। और फिर उसी अंधेरे में रोहन और मैंने रजनीश की लाश बोरी में बंद की और उसे घसीटते हुए आंगन में ले आए और एक जगह खड्डा खोदकर रजनीश की लाश को जमीन में दफन करके मिट्टी बराबर कर दी। और अगले दिन मैंने जाकर पुलिस में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और फिर हम दोनों के प्लान के मुताबिक पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि रजनीश मर चुका है। और जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि मुझे किसी पर शक है तो मैंने रजनीश के दोस्त राम का नाम ले दिया जिससे पिछले हफ्ते रजनीश की लड़ाई हुई थी। पुलिस ने राम को गिरफ्तार कर लिया और मेरे और रोहन के लिए रास्ता साफ हो गया था। माँ से भी रो रो कर मैंने हमदर्दियां समेट ली थी और उससे पहले कि राम को सजा होती और मैं और रोहन शादी करके रफू चक्कर हो जाते कि हमारी जिंदगियों में अचानक से एक आदमी दाखिल हुआ। थाने से फोन आया कि राम की जमानत हो गई है और जिस व्यक्ति ने करवाई है वो राम को लेकर घर ही आ रहा है। मुझे हैरानगी हुई कि वो व्यक्ति कौन है और जब वो व्यक्ति आया तो उसे देखकर मेरी तो टांगों से जैसे जान ही निकल गई कि वो व्यक्ति तो मेरा ही पति था। रजनीश को जिंदा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और तब रजनीश ने बताया कि उसे मुझ पर शक होने लगा था। उसे समझ आने लगी थी कि एक जवान पत्नी बूढ़े पति से तंग है, लेकिन किसके लिए ये नहीं पता था। और उस दिन रजनीश ने मेरा प्लान आधा अधूरा सुन लिया था और अपने एक वफादार नौकर से डिस्कस किया था तो नौकर रजनीश की जगह लेट गया और अंधेरे में वो मारा गया और हमें पता ही नहीं चला कि हमने रजनीश को नहीं उसके वफादार को दफन किया था जिसने रजनीश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। रजनीश ने अफसोस से मुझे देखा कि उसने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने सिर्फ धोखा ही दिया था। माँ और गुनगुन भी आई थी। माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे कभी माफ ना करने की कसम खा ली और गुनगुन ने मेरे मुंह पर थूक दिया था। उसने कहा था मुझ जैसी औरत के मुंह पर थूका ही करते हैं। रजनीश अपने साथ पुलिस को लेकर आया था और वही सबके सामने रजनीश ने तलाक मेरे मुंह पर मारी और उसके बाद पुलिस मुझे और रोहन को गिरफ्तार करके ले गई जेल, जहां हमारा लंबा वक्त सजा का काटते हुए गुजरना था। मैं अपने किए पर पछता रही थी। अपना सब कुछ खो दिया था और मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।